चलो बच्चों और आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर 5 एंड होप दैट यू आर एंजॉयिंग दीज वर्ड प्रॉब्लम्स, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं और थोड़ी सी टफ जरूर होती हैं, बट मज़ा आता है करने में. और इफ़ यू आर फाइंडिंग देम नॉट डिफिकल्ट देन ग्रेट, बट इफ़ यू आर फाइंडिंग देम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट देन जस्ट बिलीव मी कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे थिंग्स विल कीप ऑन गेटिंग बेटर. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप जितने अच्छे से समझोगे, आपको खाली मैक्सिमा मिनिमा में फ़ायदा नहीं होगा, पूरी फिजिक्स में फ़ायदा होगा. बिकॉज आप सोच के देखो कि पूरी फिजिक्स में जो जेई में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं, दे आर ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स. तो और सारी दुनिया की वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिक अप्रोच ये रहती है कि पहले यू हैव टू रीड थ्रू द वर्ड्स, देन यू हैव टू कन्वर्ट दोज वर्ड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन, देन यू हैव टू कन्वर्ट दोज वर्ड्स इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस. और जब इक्वेशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना सीख जाते हो तो काम हो जाता है. बट जो सबसे हार्ड पार्ट होता है जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स का, वो यही होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के, उसको इंग्लिश को समझ के मैथ्स में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, वो सबसे हार्ड पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. और वो फिजिक्स में भी वही होता है, केमिस्ट्री में भी वही होता है, और मैक्सिमा मिनिमा में भी वही होता है. तो अगर ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, आपको खाली मैक्सिमा मिनिमा में ही नहीं, आपकी पूरी फिजिक्स के जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं. तो चलो अब और आगे देखते हैं. हैव अ लुक एट दिस नाइस लिटिल प्रॉब्लम हियर. क्वेश्चन बेसिकली है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है, एक स्फीयर है पूरा मेरे पास, और मान लो सपोज मेरे पास एक वुडन स्फीयर है, एंड लेट अस से मान लो सपोज आई एम रनिंग अ वुड वर्कशॉप. मान लो मेरे पास कारपेंटर्स हैं और मेरे पास एक एक मान लो सपोज वुडन स्फीयर, और मैं उनको बोलता हूँ कि यार स्फीयर मेरे को नहीं चाहिए, मुझे इसमें से एक सिलेंडर निकाल के बताओ. तो ठीक है भाई, अगर मान लो सपोज आपके पास ये स्फीयर है, इसमें से सिलेंडर निकालना है, तो यू कैन सी कि ऐसे पतला सा लंबा सा सिलेंडर भी निकल सकता है, या अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऐसा सिलेंडर भी निकल सकता है, लाइक दिस. यू कैन सी कि थोड़ा सा बड़ा मतलब वाइड सा लेकिन कम हाइट का सिलेंडर भी निकल सकता है. बट यू कैन ईजिली सी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा सिलेंडर निकाल लो, इसकी विड्थ भी इतनी ज़्यादा हो और हाइट भी इतनी ज़्यादा हो, ये तो स्फीयर के बाहर चला जाएगा. तो पॉइंट ये है कि अगर मान लो सपोज मेरे को एक वुडन स्फीयर में से एक सिलेंडर निकालना है, और मुझे ऑब्वियसली मान लो अगर ये चाहिए कि मुझे मैक्सिमम साइज का सिलेंडर मिल जाए, मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर मिल जाए, कम से कम वेस्टेज हो साइड में, तो यू कैन सी कि अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं हाइट अगर ज़्यादा लेने की कोशिश करूंगा तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी, और अगर विड्थ बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो अनफॉर्चुनेटली हाइट कम हो जाएगी. दोनों बढ़ाऊंगा तो स्फीयर के बाहर चला जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो देयरफॉर मुझे अपने कारपेंटर्स को ये बताना होगा कि भाई किस रेशियो का, कितनी हाइट और कितनी विड्थ का, रेडियस का सिलेंडर काटना है आपको, सो दैट कि आप इस मटेरियल का ऑप्टिमम बेस्ट यूज कर सको. तो हमारा टास्क यही है यहाँ पे, लुक एट दिस, कि हमें इनफैक्ट प्रूव करना है आपकी बार. तो देयरफॉर क्वेश्चन ये है कि अपने को एक स्फीयर के अंदर से एक सिलेंडर निकालना है, और हमें ये चाहिए कि अगर मान लो सपोज कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो, तो उसके लिए स्फीयर का रेडियस जो होगा, जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा, वो रेडियस आपका इतना होगा. ये कुछ तो अपने को मतलब कितना रेडियस होगा वो अपने को बेसिकली निकालना है. नोट वेरी केयरफुली कि अगर अपन लालच करेंगे और रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी कि उसकी हाइट करस्पॉन्डिंगली कम होती जाएगी. अब ये किस तरह से सॉल्व होगा ये देखते हैं. एंड अगेन वंस अगेन यू शुड सी दैट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिकॉज यहाँ पे गेन और लॉस दोनों है. अगर आप सिलेंडर का रेडियस बढ़ा रहे हो तो स्फीयर के अंदर फिट करने के लिए उसकी हाइट कम करनी पड़ेगी, तो वॉल्यूम में वहां से लॉस हो जाएगा, लेकिन रेडियस बढ़ाने से गेन भी हो जाएगा. तो देयरफॉर कुछ ऑप्टिमम वैल्यू बीच में आएगी जिसके लिए आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा. और अब हमें अच्छे से पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है. तो सबसे पहला काम होता है कि आप इक्वेशन 1 लिखो. आपको जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है उसकी इक्वेशन आप लिख लो. तो सबसे पहले आप देख लो वॉल्यूम की इक्वेशन लिखते हैं. सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच. अब आप देख लो कि यहाँ दो वेरिएबल्स तो ऐसे ही दिख गए अपने को. यू विल सी कि जो सिलेंडर मैंने बनाया, सिलेंडर को साइड से देखोगे तो ऐसा रेक्टेंगल जैसा आपको दिखेगा. तो ये जो सिलेंडर है मेरे पास, इस सिलेंडर का मान लेते हैं कि रेडियस आर है, और ये जो पूरी कंप्लीट हाइट है ये मान लो अगर एच है. तो हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम को लिख लो पाई आर स्क्वायर एच. कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ पे यू कैन सी दैट वी आर नॉट लकी, वेरी लकी दिस टाइम, बिकॉज हमें जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल्स आ गए हैं, आर भी आ गया है और एच भी आ गया है. अब अगर आर और एच दोनों आ गए हैं
तो फिर एक को निकालना पड़ेगा, पुराना काम है अपना। तो अब इसके बाद सपोर्टिंग इक्वेशन बनाएंगे। सपोर्टिंग इक्वेशन में हम आर और एच में से एक को निकालने वाले हैं। अब उसके लिए आर और एच के बीच में एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और ध्यान से देखो कि हमारा कंडीशन प्रॉब्लम का ये है कि ये सिलेंडर स्फीयर के अंदर फिट होना चाहिए। अब अगर ये सिलेंडर को आपको स्फीयर के अंदर फिट करना है तो इसका मतलब है, आप देख लो कि स्फीयर का रेडियस तो फिक्स्ड है, हमारे सिलेंडर के डायमेंशंस चेंज करने से स्फीयर का रेडियस तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर अगर आप देखो, अगर आप इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो दिस कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर एंड एच बाई 2 होल स्क्वायर। ऐसा कर दोगे, इस ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो आपकी सपोर्टिंग इक्वेशन बन जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच बाई 2 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर अगर मान लो सपोज आपको किसी को भी एलिमिनेट करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच स्क्वायर बाई 4 ऐसा लिख लो, ये कर दो। अब आपको ये बोला है कि अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर रेडियस निकालना था तो ठीक है, हाइट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यू कैन इजिली सी कि एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और रूट लेना है तो दोनों साइड रूट ले लो। तो रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग विच इज लाइक 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू हाफ। ये क्या बन गई आपकी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बन गई आपकी सपोर्टिंग इक्वेशन जिसको मैं बोलता हूं, क्योंकि मेन इक्वेशन तो ऊपर ग्रीन वाली है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वो वहीं से आएगा। लेकिन ये जो h वाली इक्वेशन बनी है, ये अपनी इक्वेशन बनी है इस वजह से, इस हिसाब से कि हम इसको अब फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, h को एलिमिनेट करेंगे। क्यों कर रहे हैं एलिमिनेट, हमारी क्या दुश्मनी है h से, कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें ये चाहिए कि सारी की सारी चीज डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा जब हम पूरी चीज को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में करेंगे। सो लेट अस डू दैट नाउ। तो अब ये चीज कर लेते हैं, चलो तो 1 में 2 को डाल देते हैं। तो अब जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, सो दैट इज 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेज टू हाफ। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन बोल दो। ये आपकी इक्वेशन आ गई है वॉल्यूम की इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। और इसके बाद अब ये इक्वेशन आ गई है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमें dv बाई डी आर चाहिए, डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 से इक्वेट करोगे तो काम हो जाएगा। तो 2 पाई वगैरह तो बाहर ही कर दो, और बाकी अंदर अपने को अब एक बार प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा बड़ा सा डिफरेंशिएशन है, तो बट डिफरेंशिएशन आपने ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर रखा है, तो इसमें आपको ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इफ़ यू डिफरेंशिएट इट यू विल हैव 2r एंड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेज टू हाफ प्लस, अभी आर स्क्वायर को बाहर रखो, और जो रूट वाला पार्ट है, ये जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। तो यू नो दैट रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 रूट एक्स, और रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी चेन रूल से उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -2r। ये मैंने डिफरेंशिएशन जानबूझ के बिल्कुल एक स्टेप में बड़ों की तरह कर दिया है, बिकॉज थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स अच्छे से कर रहे हैं उनको तो सब समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन अगर आप थोड़ा सा नहीं समझे हो तो पेन और पेपर उठा के आप इसको साइड बाय साइड सॉल्व करो। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन आप ओरली नहीं कर पा रहे हो तो ये थोड़ी वार्निंग साइन भी है। इसका मतलब ये है कि पुराना डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर आपने अच्छे से समझा तो होगा शायद, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर समझने का भी 50% इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। तो देयरफॉर ये थोड़ा सा यहाँ पे जानबूझ के मैंने हल्का सा एक शौक दिया है उन स्टूडेंट्स को जो थोड़ा पुराने काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। वो जरूरी होता है, एग्जाम में शौक लगे उससे अच्छा है कि मैं भी दे दूं। जानबूझ के मैंने जल्दी जल्दी बिना स्टेप्स लिखे हुए डिफरेंशिएट किया है, बिकॉज अगर आपको इसमें अनकंफर्टेबल लगा है इस डिफरेंशिएशन में तो इसका मतलब है कि पुरानी प्रैक्टिस आपने अपने एंड से थोड़ी ठीक से नहीं करी है, वो आपको करनी होगी। और अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो बढ़िया है, फिर तो आप आगे ही बढ़ जाओ और बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लोगे अब तो ये हो जाएगा आपका, इनफैक्ट 2r भी कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
ठीक है, सॉल्व करोगे आपको तो सॉल्व करके आपका डेरिवेटिव आ जाएगा इस तरह से, 2r मैंने कॉमन लिया था, ये 2r को इधर अच्छे से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा डेरिवेटिव। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि इस डेरिवेटिव को ज़ीरो करना होता है। तो अब आप देख लो कि बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं इसमें, लेकिन अब इस इक्वेशन को ज़ीरो करने में डिनोमिनेटर का तो कोई रोल आएगा ही नहीं, तो फॉरगेट द डिनोमिनेटर। इसको ज़ीरो करने का मतलब है दैट ईदर दिस फेलो शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 2r इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि अगर r इक्वल टू ज़ीरो करता हूँ तो वो तो ट्रिवियल केस हो गया, मिनिमम वाला केस हो गया कि आपने जो सिलेंडर बनाया उसका रेडियस ज़ीरो कर दिया, विच इज़ काइंड ऑफ सिली, तो उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं अपने को। तो हमें किसको ज़ीरो करना होगा, हमें बेसिकली इस चीज़ को ज़ीरो करना होगा। तो ये वाली चीज़ को अपन कर देते हैं ज़ीरो। अब इसको ज़ीरो कर दोगे तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो r विल बी इक्वल टू 2/3r स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज दिस, ये आपके पास बेसिकली रेडियस आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपको इस स्फीयर के अंदर से मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर निकालना है तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस कैपिटल R इंटू रूट ऑफ 2/3 हो जाएगा, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। और अब एक बार जरा चेक कर लो ऊपर, क्या यही प्रूव करना था, सही चीज तो प्रूव करी है अपने। यू कैन सी कि हमने जो प्रूव किया है वो प्रूव किया है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मैक्सिमम सिलेंडर इज 2r इंटू दिस। ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें एक √2 के फैक्टर का कुछ गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, ओके, सो दैट इज नॉट नाइस, दैट मीन्स हमें ये चीज, तो चलो ऑलराइट। सो हमने यहाँ तक तो निकाल दिया है कि स्फीयर का, सॉरी सिलेंडर का रेडियस कितना होगा। थोड़ा सा शायद ऊपर जाके क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा अपने को, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि अपने को इन्होंने बोला है प्रूव करने को कि, तो ठीक है रेडियस तो निकल आया सिलेंडर का हमें, लेकिन आई थिंक क्वेश्चन में चेक करके देख लेना, क्वेश्चन में हाइट निकालनी थी अपने को कि हाइट कितनी होगी। तो अब हाइट आप देख लो, हाइट कुछ भी बचा नहीं है वैसे तो, हाइट विल बी इक्वल टू, हमने ऊपर निकाली थी, यू विल सी कि हाइट का रिजल्ट आपका ये था, सिलेंडर की जो हाइट है वो इस तरह से आ रही थी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 इंटू r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर रेज टू हाफ। नाउ यू कैन सी स्मॉल r स्क्वायर हमें पता ही है यहाँ से, ये है आपका 2/3 कैपिटल R स्क्वायर, बस कुछ भी नहीं है, आराम से अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू r स्क्वायर बाय 3 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2r बाय √3। ठीक है, मंडेन कैलकुलेशंस इन द एंड, बट दिस इज द हाइट। इतने हाइट का, इतने रेडियस का सिलेंडर बनाओगे तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम को कैप्चर करेगा, ये बात है। आप खुद ही देख लो कि ये सारी की सारी वैल्यूज गेस करना बड़ा मुश्किल है, बट एज एन इंजीनियर अगर आपको मान लो सपोज रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना है तो वो हमारे पास टूल हमारे हाथ में है जिससे आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। और तो चलो और मैक्सिमम यूज करते हैं, और दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो बिल्कुल कोर फिजिक्स का क्वेश्चन है। अभी देखो सिलेंडर्स की हाइट वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना वो सब चलो अच्छी बात है, एज एन इंजीनियर ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोशन से रिलेटेड है, एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक एज यू कैन सी अ वेरी कोर फिजिक्स क्वेश्चन। आप एक बार देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो। अपने को ये दिया है कि एक कर्व है इस तरह से, यू कैन सी कि ये तो कर्व दे रखा है आपको कुछ, तो इसकी कुछ इक्वेशन भी दी है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y करके ऐसा कर्व है, और ये बोल रहे हैं कि एक कर्व इस तरह से, और एक पॉइंट इन्होंने दे दिया है 0,5। यू कैन सी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, एक पॉइंट है इस तरह से। ये मैथमेटिकली तो खाली इस क्वेश्चन में इतना पूछ रहे हैं कि बताओ इस कर्व और इस पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। ऑब्वियसली जो ब्लू डिस्टेंस मैंने बना रखा है ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा इससे लेफ्ट में आओगे तो ये और कम डिस्टेंस होगा, और इधर जाओगे तो फिर वापस बढ़ जाएगा, और नीचे जाओगे तो वापस बढ़ जाएगा। तो वैसे अगर आप खाली रफली बाय द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन देखते हो तो यू विल सी कि रफली कुछ इस तरह का डिस्टेंस आएगा शायद जो मिनिमम होगा। बट ऑब्वियसली एज एन इंजीनियर अपन ये नहीं बोल सकते कि देखो रफली ऐसा देख लो करके, ऐसा नहीं बोल सकते। विल हैव टू गिव अप्रोप्रिएट वैल्यूज फॉर द थिंग। अब इसका फिजिक्स में भयंकर एप्लीकेशन होता है इस तरह की चीज़ों का। इट्स समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो सपोज लेटर से कि आप मिलिट्री के लिए सिस्टम्स डिज़ाइन कर रहे हो, और मान लो सपोज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपने एक रडार की टावर लगाई है, या यहाँ पे मान लो सपोज आपने एक गन अपनी इंस्टॉल करी है, बड़ी सी मशीन गन इंस्टॉल करी है यहाँ पे, और लेटर से कि आपको पता चलता है कि एक एनिमी एयरक्राफ्ट है
और एनिमी एयरक्राफ्ट आपका इस तरीके से जा रहा है यूं ऐसे, आपके कंप्यूटर्स ने ये पता कर लिया है कि वो इस पर्टिकुलर कर्व के अलॉन्ग जा रहा है ऐसे। तो ऑब्वियसली जब वो दूर निकल जाएगा तब उस पर फायर करोगे तो फायदा नहीं है, जब आने वाला होगा शुरू में भी जब दूर दूर होगा तो भी फायर करोगे तो उतना फायदा नहीं है। बेस्ट विल बी दिस कि अगर आपको ये पता है कि जब वो आपसे मिनिमम डिस्टेंस पे कितना आएगा, अगर ये सब आप कैलकुलेट कर लो तो उस टाइम पे फायरिंग करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी बेटर। तो देयरफॉर यू कैन सी कि अगर आप मान लो सपोज मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिजाइन कर रहे हो तो इसका बिल्कुल सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक कर्व के अलॉन्ग उड़ता जा रहा है तो उसका एक फिक्स जगह से मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, अगर आप ये मैक्सिमम मिनिमा से निकाल लो और इसका प्रोग्राम बना लो, सॉफ्टवेयर बना लो, और सॉफ्टवेयर आपके लाइव कैलकुलेशन करके बैटलफील्ड में अगर आपको कंटिन्यूसली अपडेट दे रहे हैं कि हाँ भाई इस टाइम पे ये एयरक्राफ्ट मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा एंड देन यू स्टार्ट फायरिंग एट इट, यू कैन सी दैट यू कैन विन अ लॉट ऑफ बैटल्स बाय दिस। या अगर मान लो सपोज चलो आप इतने वॉयलेंट मेंटालिटी के नहीं हो, आप सिंपल स्पेस रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन ईजिली सी, आपने कई बार सुना होगा कि ये कॉमेट है, ये कॉमेट अर्थ के पास से जा रहा है और ये अर्थ से इतने डिस्टेंस के ऊपर गुजरेगा, तो यू कैन सी कि वो अर्थ से मिनिमम कितने डिस्टेंस के पास से जाएगा वो हम कैसे निकालते हैं, वो सब एग्जैक्टली ये लोग मैक्सिमा मिनिमा से निकालते हैं, बिकॉज जो कॉमेट ऑमेट जाते हैं उन सबका पाथ पता होता है अपने को, सबके पाथ की इक्वेशंस पता होती हैं। तो सिंपल मैक्सिमा मिनिमा से ये एक्सटेंड करके आराम से निकाल लेते हैं कि उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। मिनिमम डिस्टेंस अगर अर्थ के रेडियस से बहुत ज़्यादा है तो वी आर सेफ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर से निकल जाएगा। लेकिन अगर वो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो जाता है देन वी हैव अ प्रॉब्लम कि वो बहुत पास से गुजरेगा, शायद वो हिट कर सकता है, शायद उसकी वजह से दूसरे इफेक्ट्स आ सकते हैं एंड सो ऑन। तो पॉइंट ये है कि ये जो प्रॉब्लम आपको वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6 दिख रही है, दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम, ये बहुत सारी फिजिक्स की एप्लीकेशंस में ये चीज यूज होती है कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से कोई कर्व का मिनिमम डिस्टेंस वगैरह निकालना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। एंड देयरफॉर पर्सनली आई लाइक दिस प्रॉब्लम अ लॉट, बिकॉज ये सब की सब चीजें जो अभी हम देख रहे हैं ये सब आगे चल के आपकी फिजिक्स में खूब यूज होने वाली है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक्स अगर आपने यहीं से बना लिए तो आगे आपको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी फिजिक्स। तो चलो, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, तो अभी देखते हैं, कई बच्चों ने तो इतनी देर में प्रॉब्लम ही सॉल्व कर ली होगी। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन बेसिकली है कि हमारे पास एक कर्व है, कुछ तो इस कर्व की इक्वेशन दी है x² = 4y, ठीक है फाइन। और आपको ये बोला है कि इसके अंदर इस कर्व का कौन सा पॉइंट होगा जो हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट से नियरेस्ट होगा। नाउ नोट केयरफुली कि हमने तो एक पॉइंट फिक्स कर रखा है, हमने मशीन गन अपनी एक जगह फिक्स कर रखी है, हम इसे मूव नहीं करने वाले। लेकिन जो एनिमी प्लेन आ रहा है वो शुरू में एक अलग पॉइंट पे है, फिर एक अलग पॉइंट पे है, फिर एक अलग पॉइंट पे है। तो ये सारे के सारे जो एनिमी प्लेन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, प्रॉब्लम के अंदर वेरिएबल कौन सा है? क्या ये वेरिएबल है अपना वाला पॉइंट वेरिएबल है? द आंसर इज नो, ये तो फिक्स है 0,5। एनिमी का जो प्लेन है उसके कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, तो ये एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल है। तो हम कहते हैं, मान लेते हैं इसमें कि लेट अस से कि इस कर्व के ऊपर मैं एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लेता हूं x, y। अब इसका अपने 0,5 से जो डिस्टेंस होगा वो हम लिख लेते हैं। ज्योमेट्री में, इफ यू रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो देयरफॉर अगर इनके बीच का डिस्टेंस लेट अस से r है, देन r² विल बी इक्वल टू x माइनस, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, इट विल बी x - 0 होल स्क्वायर y - 5 होल स्क्वायर। सी, वही अपना ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, ये हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। नाउ यू कैन इजीली सी कि जैसे जैसे एनिमी का प्लेन मूव करेगा ये x चेंज करेगा, ये y चेंज करेगा, और वैसे वैसे ये r भी चेंज करता जाएगा, और हमें r की मिनिमम वैल्यू निकाल के रखनी है किसी तरीके से। अब देखो ये मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट इफ यू सी, हमारा पहला टास्क क्या होता है? पहला टास्क होता है हमेशा कि जिस चीज को करना है मैक्सिमाइज या करना है मिनिमाइज, निकाल लो आप सबसे पहले उसकी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमने निकाल के रख लिया। अब दूसरा टास्क क्या होता है कि इसके अंदर इसको हमें रिड्यूस करना है इन अ सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना है मतलब एक्स और वाई में से एक को उड़ाना पड़ेगा। अब एक्स और वाई में से एक को उड़ाना तो हमें आता है बिल्कुल, बिकॉज यू कैन इजीली सी, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका x² y - 5², दिस इज r²।
नाउ यू माइट ऑल्सो बी थिंकिंग कि रूट ले ले दोनों साइड पे, कोई जरूरत नहीं रूट लेने की, बिकॉज जब आर मिनिमम होगा तभी तो आर स्क्वायर भी मिनिमम होगा ना। तो आप आर को मिनिमाइज करके रूट लेके कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहते हो, आप आर स्क्वायर को ही मिनिमाइज कर लो, उससे भी काम हो जाएगा। तो देयरफॉर अब इसमें एज आई वाज सेइंग कि अगर हमें एक वेरिएबल को करना है एलिमिनेट, तो ये आप देख लो कि ये जो भी पॉइंट है ये कर्व के ऊपर लाई करेगा हमेशा। तो x और y के बीच में जो इक्वेशन होती है वो लकीली इन्होंने रेडीमेड इक्वेशन यहाँ पे दे ही दी है, तो लेट्स जस्ट यूज इट। x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह मैं डाल दूंगा 4y। देखो हर बार y के साथ अन्याय हो जाता था, हर बार हम y को एलिमिनेट कर देते थे। तो अब y नाराज हो गया, मेरे पास आया था सर क्या करते हो आप, हर बार x को प्रेफरेंस देते हो, तो अब की बार हमने x को एलिमिनेट कर दिया है, y को रख लिया है। और मतलब हमने तो खैर इसलिए किया है कि हमें ज़्यादा आसान पड़ रहा था, x और y बोलने नहीं आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा आसान पड़ता है हम उसको रख लेते हैं, दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये वो इक्वेशन। अब आप देख लो कि अगर आपको आर स्क्वायर को मिनिमाइज करना है तो डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर निकालो पहले, तो ये हो जाएगा 4 प्लस दिस, ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर। और ये डेरिवेटिव निकालने के बाद कर दोगे आप क्या, आप इस डेरिवेटिव को निकालने के बाद इसको 0 कर दो। तो थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 implies that y will be equal to 3। तो जब एनिमी का प्लेन का y कोऑर्डिनेट 3 होगा, उस समय हमें पता चल गया है कि हमारे और एनिमी के प्लेन के बीच में डिस्टेंस या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, वो देख लेंगे दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। और जरा एक सेकंड के लिए x भी निकाल लेते हैं। यू कैन सी x अब अपना यहां से ही आ जाएगा, x हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो जरा रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 2√3। तो देयरफॉर थोड़ा भी अच्छे से लिख लोगे तो ये x, y जो पॉइंट था अपना, मिनिमम डिस्टेंस कब अटेन होगा, जब x की वैल्यू हो जाएगी 2√3, y की वैल्यू हो जाएगी 3, तब आपका फाइटर प्लेन और इस बंदे के बीच में मिनिमम डिस्टेंस अटेन हो जाएगा। ये बात है, सो दैट्स नाइस। और अब बाकी ये देख लो कि हमें अभी भी ये नहीं चेक किया है हमने कि ये मिनिमम डिस्टेंस होगा या मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, लेकिन यू कैन सी कि अब ग्राफ में ही देख लो, जो फिगर बनाई है इसमें ही देख लो कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव देखोगे तो कुछ जो भी पॉइंट मिलेगा वो कुछ में भी जहां पे भी मिलेगा ये मिनिमम डिस्टेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो उसका मतलब है कि या तो वो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस तो इन्फिनिटी है ना, क्योंकि जो फाइटर प्लेन है वो तो इन्फिनिटी तक निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फाइटर प्लेन इधर से आएगा फिर अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो अगर शुरू में डिस्टेंस ज़्यादा था, कम होता गया, बाद में डिस्टेंस फिर इन्फिनिटी चला गया, तो ये सारी चीज़ें देख के क्या दिख रहा है अपने को, मैक्सिमा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मिनिमा ही होगा। एंड स्टिल अगर मान लो सपोज आप फिर भी कहते हो नहीं सर ये सब तो अच्छा लग रहा है सुनने में, बट एक बार प्लीज चेक कर लेते हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव लगा के आप चेक कर लो। यू कैन सी कि ये आपका जो था, लेट मी हाईलाइट इट, ऑल्दो अगेन आई वुड से कि आपको सेकंड डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा अगर मान लो चेक करना ही चाहते हो तो आप देख लो कि इसका अगर आप मान लो सेकंड डेरिवेटिव लगाते हो ऐसे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2y माइनस 6 का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2। अब देख लो क्लियरली सेकंड डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है, हमेशा आपको y की वैल्यू डाल के चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये सिंपली मिनिमा होगा, जो कि हमने एनीवे कॉमन सेंस से बोल ही दिया था। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी दैट दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। फिजिक्स में अनंत यूज होते हैं इसके, और बहुत काम आती है चीज कि मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इसी तरह से अभी अपन जा नहीं रहे इसमें, लेकिन आप मैक्सिमम डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम भी बना सकते हो कि जैसे अगर मान लो सपोज एक प्लैनेट है, आपने सुना होगा केपलर्स लॉज कुछ तो होते हैं कि प्लैनेट्स सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाते हैं। सन ऐसे इधर होता है, सन एलिप्स के सेंटर पे नहीं होता एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऑफ सेंटर होता है, और प्लैनेट आपका ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है। तो इट्स समथिंग लाइक दिस कि जब प्लैनेट पोजीशन 1 पे होगा तब प्लैनेट और सन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है। इसी तरह से जब कुछ और पोजीशन पे आता है तब इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, एंड सो ऑन। तो यू कैन इजीली सी कि सिमिलरली हम मिनिमम डिस्टेंस की तरह ही मैक्सिमम डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। और ये आपको पता है कि अर्थ के ऊपर सीजन्स हैं और ये सारी चीजें हैं, ये कुछ हद तक इस पे डिपेंड करते हैं कि सन के साथ
मिनिमम डिस्टेंस कब आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कब आता है, एंड सो ऑन। तो देयरफॉर ये थ्योरी जो हमने एग्जाम्पल जो हमने देखा है अभी, दिस इज लेस ऑफ एन एग्जाम्पल, इट्स मोर लाइक थ्योरी, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा यूज होंगे आगे चल के। और इसीलिए ये बेसिक मैथ्स बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज अगर बेसिक मैथ्स में ही आपने इन सबके फाउंडेशन बना लिए स्ट्रॉन्ग, तो हम इसमें टाइम काफ़ी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम के आपको बहुत रिच डिविडेंड्स मिलने वाले हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें अगर आपने स्ट्रांगली पहले से देख रखी हैं, तो जब हम इन्हें एक्चुअली फिजिक्स में यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। और फिर जब आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी, तब हम उसके आगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एम एट द टॉप रैंक्स। मतलब खाली ऐसा बोलने से टॉप रैंक नहीं आ जाती कि हाँ मैं तो टॉप रैंक्स निकालूंगा तो टॉप रैंक आ गई, ऐसा नहीं है। यू नीड अ सिस्टमैटिक प्लानिंग फॉर दैट, एंड यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। प्लानिंग करके देना मेरा काम है, और उसके बाद उसमें मेहनत करना आपका काम है। तो ये प्लानिंग जो है, ये प्लानिंग ऐसी है कि आपकी फाउंडेशंस अगर स्ट्रांग बनेंगी तो आगे चल के आप बहुत दूर तक जा सकते हो, और वो फाउंडेशन बनाने का हम काम कर रहे हैं। और अब ये 7th प्रॉब्लम है। 7th प्रॉब्लम तक तो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व कर करके आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा लेक्चर को, और वो होगा आपका एक्सरसाइजेस। वो एक्सरसाइजेस फिर आपको सॉल्व करनी होंगी, एंड वहां पे वो जो हार्ड वर्क वाला जो पार्ट मैं बोल रहा था वो आपका आएगा। तो चलो आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ऐसा है कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स बना भी दिया है मैंने नीचे, चलो बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई हैव अ बॉक्स, और ये बोला है कि बॉक्स है और उसका इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम C है। तो अगेन यू कैन सी कि वो हमने जैसे पेट्रोलियम कंटेनर्स वगैरह देखे थे शुरू में, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स देखे थे, कुछ कुछ वैसे ही है कि मान लो किसी कंपनी ने आपको अब की बार एज एन इंजीनियर हायर किया है फॉर मेकिंग रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, और उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि भाई हमें एक वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम का बॉक्स चाहिए, और वो वॉल्यूम इन्होंने दे दिया है कांस्टेंट C। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इन्होंने आपको दे दिया है कंटेनर का C, और उसके बाद बाकी कुछ कंडीशंस दी हैं आपको, लेकिन यू नो वेरी वेल कंडीशंस पे आने के पहले आपको पता है कि अगर कोई कंटेनर है इस तरह से, और इस कंटेनर की मान लो सपोज लेंथ मान लो x है, डेप्थ मान लो y है, और हाइट अगर मान लो z है, तो ये अपने को 100% पता है कि क्यूबॉइड है इस तरह का, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाता है ये हो जाता है x इंटू वाई इंटू z। तो अगर एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा अगर मान लो खाली फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की, तो फर्स्ट लाइन में अपने को दिया था इन्होंने कि वी हैव अ बॉक्स, और इस बॉक्स का वॉल्यूम C है, और ये वॉल्यूम फिक्स्ड है। हम x y z कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आप x को कम करोगे, y को भी कम करोगे, तो z को बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और आगे की अब देखो, आगे की कंडीशंस और दी हैं। इसके बाद आगे बोला है दैट दिस बॉक्स शुड हैव, इट शुड बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट इज वाइड। तो इसकी जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस होनी चाहिए। अब लेंथ मतलब कि ये है, विड्थ मतलब मान लेते हैं ये, सपोज एक सेकेंड के लिए जो डेप्थ है, तो ये x जो है ये y का ट्वाइस होना चाहिए, ये इन्होंने और दे रखा है। अब ध्यान से देखो कि ये आपको प्रॉब्लम बिल्ड करके दे रहे हैं कि आपको एक तो ये इन्होंने बोल दिया इक्वेशन, लेट्स से कि एक तो इक्वेशन ये दे दी कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो इतना है, और दूसरा आपको दे दिया कि जो x है वो आपका 2y के बराबर है, ये भी एक कंडीशन दे दी आपको। जो जो कंडीशंस दी है वो सबसे पहले तो लिख लेते हैं आराम से, फिर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन कहाँ पे कैसे यूज हो रही है। अब आगे देखो, अब आगे क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। द मटेरियल ऑन द टॉप एंड 4 साइड्स, इसके कुछ कॉस्ट का भी चक्कर है, चलो ठीक है। कुछ कॉस्ट भी ऐसा है कि जो टॉप पे मटेरियल है और जो साइड्स पे मटेरियल है उसका कॉस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है बजाय बेस के। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज मार्केटिंग, बिकॉज यू कैन सी कि बेस तो दिखता ही नहीं है। तो इनका प्लान क्या है, देखो दे आर प्योर मार्केटिंग पीपल। इनका प्लान ये है कि जो कंटेनर हम बनाएंगे इसका जो बेस है ये थोड़ा चीप मटेरियल का बना देंगे, और जो चारों साइड्स हैं और जो टॉप है ये अच्छा अच्छा बनाएंगे, बिकॉज दैट्स बेसिकली व्हाट द कस्टमर इज गोइंग टू सी। सो दैट्स लाइक क्लेवर प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी। पर ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि चाहते क्या है क्वेश्चन में, हमसे क्या चाहते हैं। देखो जनरली आजकल इंजीनियर्स से एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि दैट जो भी प्रोडक्ट बनेगा वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। और तो चलो ऑल्दो ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह के ऊपर भी कई बार वर्किंग होती है, बट यहाँ पे शायद वो यही चाहते होंगे। तो आप देख लो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यही बोल रहे हैं दैट व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस। नाउ मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशंस मींस हमें शुद्ध हिंदी में बोले तो उसकी कीमत जो होगी, उसकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम करनी है कंस्ट्रक्शन की। अब
देखो एक आध यूनिट अगर बनानी हो तो फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसको कोई ऐसे कंटेनर्स बनाने हैं, मान लो सपोज ज्वेलरी की शॉप है, अब ऑनेस्टली ज्वेलरी बॉक्सेस के कंटेनर की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, आपको कोई हथौड़े से नहीं खोलना होता बॉक्स को, लेकिन शो मैटर करता है दैट इट शुड लुक नाइस। तो देयरफॉर इट्स ओके, देयर इज नथिंग अनएथिकल आल्सो कि वो बॉटम को थोड़ा हल्का कर दें और ऊपर से उसको अच्छा डेकोरेट कर दें। तो इनका प्लान ये है कि अगर मान लो सपोज आपको 10 लाख 20 लाख कंटेनर्स बनाने हैं, तो ये बड़ा मैटर करेगा कि उनके क्या लेंथ ब्रेड्थ हाइट होनी चाहिए ताकि इसका कॉस्ट मिनिमम आ जाए। तो अब ये कॉस्ट अपने को मिनिमम करना है। तो अब आप देख लो ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम है अपनी एग्जाम्पल्स की, इसके बाद देन आई विल गिव यू एक्सरसाइजेस। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, है थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं। तो हमें कंटेनर की कॉस्ट निकालनी है और इस कॉस्ट को हमको मिनिमम करना है, ये हमारा प्लान है। अब देखते हैं ये सब जो इन्होंने कंडीशंस दी है इनको थोड़ा साइड पे रखते हैं, बिकॉज अब हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें किस चीज को मिनिमाइज करना है, हमें इस कंटेनर की बिल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब जरा वापस देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने दिया था इसमें। सी ऑब्वियसली जब कंटेनर बनाओगे तो हमें उसके सरफेस एरिया से मतलब होता है, अल्टीमेटली उस पर डिपेंड करती है कॉस्ट। अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया था कि जो बॉटम वाला एरिया है, बॉटम वाले एरिया को मैं A1 बोल देता हूं, तो टॉप वाला एरिया भी, चलो बॉटम वाले एरिया को ही चलो एक सेकेंड के लिए देखते हैं A1, और जो A1 का वैल्यू है बॉटम वाले एरिया का, ये वैल्यू हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाय y, और जो रेस्ट ऑफ द कंटेनर है उसके एरिया को मैं A2 बोल देता हूं, बिकॉज आपको बोला था कि बॉटम जो है वो हल्के मटेरियल का बनेगा और चारों साइड्स और जो टॉप होगा दैट मींस रेस्ट ऑफ द कंटेनर होगा वो थोड़े अच्छे मटेरियल का बनेगा। तो जो बाकी एरिया है रेस्ट ऑफ द कंटेनर उसका एरिया देखो, अब उसका एरिया देखोगे तो जैसे ये वाला एरिया देखता हूं जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया हो जाएगा z मल्टीप्लाइड बाय y, और ऐसे दोनों साइड होंगे तो उसको ट्वाइस कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो जो फ्रंट सरफेस होगा, जो येलो सरफेस मैंने दिखाया है, ये हो जाएगा x इंटू जेड, और ये भी आगे पीछे दोनों तरफ होगा तो इसको भी ट्वाइस कर दो। और जो उसके बाद लास्ट में आप देखो जो टॉप सरफेस है वो भी अच्छे मटेरियल की बनाने वाले हैं अपन, तो ऑरेंज वाली जो सरफेस है इसका एरिया हो जाएगा वही XY, तो बट इसको सिंगल टाइम ही रखना है बिकॉज ये खाली टॉप सरफेस है। तो देयरफॉर यू कैन सी कि दिस विल बी समथिंग लाइक 2ZY प्लस 2XZ प्लस XY, ये आपका एरिया है। अच्छे मटेरियल से जो बनाओगे वो इतना एरिया है, और जो हल्के मटेरियल से बनाओगे वो नीचे वाला एरिया है खाली XY। अब आप एक बार क्वेश्चन पे मैं आपको वापस लेके चलूंगा। देखो आपको इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, ये बोल रहे हैं कि जो इनके कॉस्ट में डिफरेंस होगा वो 3 टाइम्स का डिफरेंस होगा। तो नीचे वाला जो है उसका अगर मान लो सपोज कॉस्ट समथिंग है पर स्क्वायर मीटर, तो ऊपर वाले की कॉस्ट 3 टाइम्स होगी, तो उसका वेटेज आपको 3 टाइम्स देना पड़ेगा। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज ये चाहिए कि पूरे कंटेनर का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट एक तरह से आप देखोगे तो कॉस्ट हो जाएगा ऊपर वाले एरिया को तो आप सिंपली ले लो, और जो नीचे वाला एरिया थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिखता हूं मैं इसको, तो जो A1 वाला एरिया था बॉटम वाला उसका तो वेटेज 1 होगा, लेकिन जो A2 वाला रेस्ट ऑफ द स्क्वायर है, क्यूबॉइड है, उसका जो वेटेज होगा वो 3 टाइम्स होगा, बिकॉज उसके मटेरियल का जो प्राइस है वो 3 टाइम्स है द बॉटम वन। तो देयरफॉर जो टोटल कॉस्ट निकलेगा वो बॉटम वाले और रेस्ट ऑफ द एरिया को इस तरह से कंबाइन करके मिलेगा। यू कैन सी कि जो कॉस्ट होगा वो सिंपली A1 प्लस A2 करके नहीं आ जाएगा, कॉस्ट विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू द टोटल एरिया, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस 3A2 इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो देयरफॉर अब आप देख लो कि A1 को तो आप पुट कर दो XY, और ये पूरा जो A2 था अपना यहाँ पे, ये जो A2 था इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी 6ZY प्लस 6XZ प्लस 3XY, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक 4XY प्लस 6YZ एंड 6XZ, ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। दिस लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू कैन इजीली सी दैट कि ये क्वेश्चन मैंने शुरू से ही कहा था कि छोटा क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज अब आप खुद ही देखो कि ये बड़ी सी इक्वेशन आई है और ये हमारी
पहली इक्वेशन है। इफ यू रिमेंबर, हम हर बार क्या करते थे कि हमें सबसे पहले जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था, हम सबसे पहले उस चीज की इक्वेशन लिखते थे और उसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान से देखो, इतनी देर में इतनी मेहनत करके हम खाली इक्वेशन 1 तक पहुंचे हैं। हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और कॉस्ट को हमने लिख लिया है इस तरीके से इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो वॉट एवर इंफॉर्मेशन वॉज गिवन इन वर्ड्स, इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करके हमने मैथमेटिकल इक्वेशन तो बना ली है, लेकिन अब यहां बहुत बड़ा पंगा है कि यहां पे आप देखो इस इक्वेशन में अनफॉर्चुनेटली 2 नहीं 3 वेरिएबल है आपकी बार, एक्स वाई जेड तीनों बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या काम होता था कि फर्स्ट इक्वेशन बनाने के बाद हम डिफरेंशिएट तभी कर सकते हैं जब सारी की सारी चीज सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए। अब ये पूरी चीज आपकी 3 वेरिएबल के टर्म्स में। अब ये 3 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी जादूगरी करेंगे। लकीली ये आसान है। इसके बाद का पार्ट देखो, आई विल स्क्रॉल अप एंड शो यू क्या करने वाले हम। लकीली हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बाद का काम। लुक एट दीज इक्वेशंस। इन्होंने क्वेश्चन में दिया था एक तो कि जो x है वो 2y के बराबर है, एक तो ये दिया था, तो ये हम यूज कर लेंगे। इससे तो आपका एक वेरिएबल कम हो जाएगा। और दूसरा आप देखो कि इन्होंने फर्दर दिया था कि जो XYZ है ये कांस्टेंट है, जो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और हमने बस थोड़ी सी नोटेशन थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि हमने ये कांस्टेंट को भी C से डिनोट कर दिया है और कॉस्ट को भी C से डिनोट कर दिया है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा कॉस्ट की बजाय इसको प्राइस बोल देते हैं, तो और प्राइस को हम P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एक ही बात है, बस खाली नोटेशन थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं अपन। तो ये प्राइस है आपका। और अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ऊपर की जो इक्वेशंस दी हैं इनको थोड़ा सा देखो अभी। अब इसके बाद मैं अभी कर क्या रहा हूं, हमारा अभी मैं ये कर रहा हूं कि मैं सारी की सारी फर्स्ट इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिखने वाला हूं। ये मेरा प्लान है। तो अभी ये जो कंटेनर का जो पूरा वॉल्यूम था ये था XYZ। x की जगह अगर 2y लिख दो तो ये 2y² इंटू z हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू c। तो इसका मतलब है z को आप लिख सकते हो c डिवाइडेड बाय 2y²। ठीक है, एक इक्वेशन ये बोल दो और एक ये बोल दो। यू कैन सी कि इनको नाम भी दे देता हूं। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज सेकेंड इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस एज थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन की मदद से मैं x को उड़ा सकता हूं, x की जगह 2y रख सकता हूं, और थर्ड इक्वेशन की मदद से मैं z को हटा सकता हूं, z की जगह मैं फिर y को लेके आ सकता हूं। तो ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, ध्यान से देखो, अब सडनली y से प्यार हो गया अपने को, हम हर जगह y को लेके आ रहे हैं, x और z को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, एक ही बात है। तो अब इसके बाद एट द एंड देखो ये इक्वेशंस मैं एक एक करके सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो अभी देखते हैं, x की जगह 2y रखना है, तो ठीक है, अभी x की जगह यहाँ पे 2y, जहां जहां x दिख रहा है सब जगह 2y रख देंगे। तो इट विल बी 8y²। फिर जो लास्ट वाली चीज है इसमें 6 इंटू x की जगह 2y रख दो, ये इक्वेशन आ गई। तो ये हमने x को तो एलिमिनेट कर दिया, अब y को भी एलिमिनेट करते हैं। y की जगह हम ये रखने वाले हैं अपना c डिवाइडेड बाय 2y²। तो ठीक है, तो y की जगह c डिवाइडेड बाय 2y², सॉरी y की जगह नहीं, z की जगह c डिवाइडेड बाय 2y², ये हमने z की जगह रखा, y तो था ही ऑलरेडी। और यहाँ पे भी आप देख लो लास्ट वाले टर्म में भी एक z है, तो ये z को भी हमें एलिमिनेट करना ही है। तो ये z की जगह भी c/2y² डाल दो ये। तो लुक केयरफुली, ये पूरी इक्वेशन आप ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर से लिखी है, अब ये रेड कलर से जो इक्वेशन आ गई इसको हम ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करने वाले हैं अभी। लेकिन अब ध्यान से देखो कि ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही हो रही है, इसको मैं अभी फोर्थ इक्वेशन बोल ही देता हूं। चलो यहां पे आप ध्यान से देखो कि पूरा जो कंटेनर का प्राइस था, बिल्डिंग कॉस्ट था, उस पूरे प्राइस को मैंने 100% y के टर्म्स में रिड्यूस कर लिया। हैव रिड्यूस्ड इट टू सिंगल वेरिएबल। नोट वेरी केयरफुली कि वर्ड प्रॉब्लम्स में मजा यही है कि दैट दे विल नॉट स्पून फीड यू एनीथिंग। आपको तो प्रॉब्लम देके भाग जाते हैं ये, और उसकी पूरी मैथमेटिकल कन्वर्जन वगैरह फिर आपको करना पड़ता है, और कर लेते हो तो फिर उसके बाद पूरी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व भी हो जाती है। बस अब थोड़ा सा ऊपर स्पेस क्रिएट करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद का खेल आपको पता ही है कि फिर हम डिफरेंशिएट वगैरह करने वाले हैं एंड सो ऑन। तो देयरफॉर लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द रफ वर्क। अब देखो ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और सिंप्लीफाई करके चलते हैं आगे।
तो जो ये प्राइस है आप देख लो 8y² तो एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन अब आपको खुद करना है, यू डोंट हैव टू लुक एट व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो 3c डिवाइडेड बाय y और ये हो जाएगा आपका सिमिलरली 6c डिवाइडेड बाय y। ठीक है, और सॉल्व कर लो तो 8y² प्लस 9c डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। और अब इस इक्वेशन को हम आगे डिफरेंशिएट करने के मूड में हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब इस इक्वेशन को हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो dp बाय dy विल बी इक्वल टू 16y माइनस 9c बाय y²। इसको आप कर दो 0 और 0 करने के बाद बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 16y इज इक्वल टू 9c बाय y², तो y आ जाता है इतना 9c बाय 16 क्यूब रूट। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। तो कंटेनर का जो डेप्थ है या विड्थ है वो तो इतना आ गया, और अब जो भी चाहिए बाकी वो सब अपने हाथ में। यू कैन सी कि आपको x चाहिए था तो ये 2y है, तो x का वैल्यू इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस थिंग हो जाएगा। सिमिलरली z चाहिए तो वो आप निकाल लेना। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। और यू कैन ऑल्सो मैच द आंसर। यू कैन सी हमेशा साइड में मैं आंसर लिख ही देता हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ये साइड में आंसर जनरली लिख देता हूँ मैं, तो यू कैन इजीली सी कि ये मैच भी कर रहा है। और नाउ यू कैन फर्दर सी कि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो रहेगा। ये 3 वेरिएबल प्रॉब्लम थी जिसमें जो प्राइस था वो x, y, z 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा था। तो हमें 3 वेरिएबल पे डिपेंड करे चाहे 300 वेरिएबल पे डिपेंड करे, हमेशा जो फाइनल चीज होती है उसको कट कर करके एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लाते हैं। और सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लाने के बाद, जैसा इधर इक्वेशन मैंने हाईलाइट कर रखी है ये वाली, इस टर्म्स में लाने के बाद फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेते हैं एंड यू विल ऑलवेज गेट योर आंसर। So therefore with this beautiful problem I think I will conclude the example part of this particular thing, maxima minima word problems। लेकिन ध्यान रखना, again I would repeat, maxima minima की word problems बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स आप जितनी सॉल्व करोगे, इनफैक्ट डिफरेंशिएशन में हमने पहले भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है, आप जितना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चाहे मैक्सिमा मिनिमा हो चाहे रिलेटेड रेट्स हो कुछ भी हो, उतना ज़्यादा आपको फिजिक्स में, इनफैक्ट वाइल से केमिस्ट्री में भी, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे विल बेसिकली गिव यू वर्ड प्रॉब्लम्स, और 90% प्रोफिशिएंसी यही होती है कि उस वर्ड प्रॉब्लम के वर्ड्स को आप नंबर्स में, इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करोगे। वो अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर बिल्ड हो जाती है एक बार, तो वो हर जगह, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह आपको काफ़ी हद तक, मैथ्स में भी आपको वो हेल्प करने वाली है। और अब इसके बाद मेरा काम तो हो गया और आपका काम शुरू होता है। मीन्स आपका काम अभी भी था, अभी भी आप सोच रहे थे, समझ रहे थे, सब सॉल्व कर रहे थे, बट अब इसके बाद तो प्योरली आपका ही काम है। तो अब उठा लो पेन एंड पेपर और दबा दो क्या चीज़, पॉज का बटन। तो वीडियो को पॉज करो, थोड़े थोड़े करके मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं, फिर उसके बाद दिस आंसर्स भी होंगे इसके। तो मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज 2 है ये। एक्सरसाइज 1 में आपकी सिंपल वैसी प्रॉब्लम्स थी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं थी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी। एक्सरसाइज 2 में आपकी ये पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा और मैग्नीफाई करके अभी आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पे पॉज करो। ये पहले 5 क्वेश्चंस हैं, आप इनको पॉज करके सॉल्व करो। उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो आगे बढ़ा दूंगा मैं थोड़ा सा, मतलब आपको आगे बढ़ा देना है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 to 8। वापस पॉज करो, आराम से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम लगता है आपको लगाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे, लेकिन पॉज करके आराम से उसको सॉल्व करो। मतलब मान लो सपोज मेरा एक वीडियो होता है 1 आवर का, तो कई बार मैंने देखा है उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह मिला के 1 आवर के वीडियो को आपको करने में कई बार 5 या 6 घंटे भी लग जाते हैं, बिकॉज यू विल हैव टू रिपीट सर्टेन पार्ट्स। फिर कई जगहों पे मैं वीडियो पॉज करा के आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो वो देखने में 1 घंटे का वीडियो लगेगा, लेकिन आपको जब उसको पूरा अगर अच्छे से
उसको अगर आप इम्बाइब करोगे तो वो 1 घंटे की बजाय, मतलब 1 घंटे का अगर वीडियो है तो आराम से आपको 4 या 5 घंटे भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है कई बार। आगे चलते हैं। इसके बाद अब आप देख लो, ये क्वेश्चंस हैं आपके 9 to 11। ठीक है, अगेन पॉज इट एंड सॉल्व इट। इनमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने एग्जांपल्स में ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, तो वो ओमिट कर देना। जैसे 11th क्वेश्चन आप देख लो, 11th मैंने अभी एग्जांपल्स में ही सॉल्व किया था, तो यू कैन ऑब्वियसली ओमिट इट। फिर 12 to 15 क्वेश्चंस हैं, अगेन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल। 16 to 20 there are 5 questions, again pause the video and solve them। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज ये सॉल्व करने का ही जो काम है यही आपको अल्टीमेटली चैंपियन बनाएगा। एंड दीज आर इंजॉयबल क्वेश्चंस, ऑल दीज वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंजॉयबल। तो 21 to 24 अगेन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। सबके आंसर्स मैंने लास्ट में दिए हैं, तो सबके आंसर्स आप पूरा सॉल्व करते जाओ। सॉल्व करके आप लास्ट में आंसर्स दिखाऊंगा, आंसर्स को आप मैच कर सकते हो लास्ट में। थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हो कि अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चंस में आपको आंसर्स पहले ही मैच करने हैं तो थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड करके आंसर्स पहले देख के आप आंसर्स मैच कर लो, वो भी चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे आंसर्स आप लास्ट में ही मैच करोगे, इट्स नॉट नेसेसरी। सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आर देयर, खूब सारे क्वेश्चंस है। यस, यू विल गेट एनफ प्रैक्टिस। अगर आप, हर बार मैं यही कहता हूँ वीडियोज़ में कि अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस अच्छे से देख रहे हो और इनका सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो आपको दुनिया में और किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। एंड यू विल, इफ़ यू डू ऑल these things properly, this is sufficient to get you any rank that you want in IIT JEE। और कभी भी माइंड में कंफ्यूजन मत आने देना। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसी दोस्त ने बता दिया कि यार ये वाली बुक कर ले, किसी सीनियर ने बता दिया वो वाली बुक कर ले। बुक्स बहुत होती हैं, नॉलेज इनफाइनाइट है, लेकिन JEE प्रिपरेशन इज नॉट एट ऑल अबाउट गेनिंग इनफाइनाइट नॉलेज। नोबडी हैज़ इनफाइनाइट नॉलेज। तो देयरफॉर JEE प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट दिस कि आप किस तरीके से, कैसे सबसे कम से कम टाइम में बिल्कुल सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते हो। तो देयरफॉर वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर मान लो सपोज, मतलब मेरा जो ये जो मटेरियल है पूरा वीडियोस, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने सारी की सारी काम की चीज़ें एक जगह लाके कलेक्ट कर दी हैं। तो बस अगर आप ये कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा और कहीं भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके सिवा खाली टेस्ट पेपर्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो आप करते रहना आगे चल के। बट आपको इसमें फिर और इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार लगता है कि ठीक है सर, 40 क्वेश्चन तो आपने दे दिए एक्सरसाइज में, हमने 40 कर लिया, अब इसके बाद और आगे कहाँ से करें। अगर ये चीज़ आपके माइंड में आ रही है तो इसका मतलब है कि आप वही गड़बड़ कर रहे हो जो हर साल लाखों बच्चे करते हैं, कि आप जो सामने दिया गया है आपको उसको अच्छे से कर नहीं रहे हो। बिकॉज अगर ऑनेस्टली अगर आप ये 30-40 क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लोगे, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपके माइंड में और आ रहा है कि यार इससे कॉन्फिडेंस नहीं आया और कुछ करना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने ये मटेरियल भी ठीक से नहीं किया है। तो इसको फोकस करके अच्छे से करोगे तो आपको और कुछ भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज कंप्लीट मटेरियल इन इटसेल्फ। और अब आगे लेके चलता हूं मैं आपको, थोड़े से क्वेश्चन और होंगे तो और देखो, बिकॉज सी आज की डेट में मटेरियल बहुत है, हर स्टूडेंट के पास दुनिया भर की बुक्स होती हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज होते हैं। तो मटेरियल की या रिसोर्सेज की कमी नहीं है। कमी इस चीज़ की है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे जाते हो लाखों प्रॉब्लम से करने की। लेकिन कोई लाखों प्रॉब्लम्स करके रैंक नहीं निकालता है, सिर्फ उतनी प्रॉब्लम्स करनी है जितना सफिशिएंट है, और उसके सिवा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को इधर उधर। तो इसके ऊपर अगेन आई वुड से इन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करोगे तो लाइक लैक्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मटेरियल, आपको भी पूरा फायदा होगा। अब और देखो, और दिखाता हूं आपको। 35 to 39 आपके सामने है क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व देम ऑफ, और आराम से आप ये देख लो। टोटल अराउंड आई थिंक 40 के आसपास क्वेश्चंस है मेरे पास इस एक्सरसाइज में। कई घंटे लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने में, तो मैं तो बस 2 मिनट पॉज करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। बट आपको काफ़ी देर पॉज कर करके आराम से टाइम पूरा देना है इसको, विच यू आर डूइंग सो वेरी नाइस। और ये आपके 3 लास्ट क्वेश्चंस है, तो यू कैन स्माइल। आखिरी 3 क्वेश्चंस, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो, आपने कर लिया है, देन यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क, कीप इट अप। और ये 3 क्वेश्चंस बस और सॉल्व कर लो और फिर काम खत्म, देन यू कैन गो आउट एंड प्ले। ठीक है, अभी इनफैक्ट आंसर मैच करके जाना, एक बार आंसर्स भी मैच कर लो, देन यू कैन गो आउट एंड प्ले। यू कैन सी पहले 20 क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने है। ठीक है, सो इट्स नाउ चेकिंग टाइम। इनफैक्ट अगर आप
जैसे मैं कभी भी क्वेश्चन सारे लास्ट में आंसर एक बार में नहीं चेक करता था, मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर चेक करता जाता था। तो वो आपको करना है तो वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू चेक द आंसर्स प्रॉपरली। और देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, ऑब्वियसली उसके आंसर नहीं होंगे कि अगर आपको बोला है प्रूव दिस थिंग तो उसका आंसर कुछ नहीं होगा, ब्लैंक छूटा होगा वहां पे, बट द रिमेनिंग आंसर्स यू हैव टू चेक। सो जो रिमेनिंग आंसर्स आर हियर 21 to 41, ये आपका काम खत्म हो जाता है। सो चलो, अमेजिंग वर्क वंस अगेन। इफ यू हैव सॉल्व्ड ऑल दीज क्वेश्चंस, इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यू आर डूइंग एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब। कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल सेक्शन खत्म कर लिया है, विच इज नोन एज मैक्सिमा मिनिमा। ये आपको फिजिक्स में ही नहीं, आपको साइंस के या इवन नॉन साइंस के भी हर पार्ट में कहीं ना कहीं बेनिफिट कर सकता है। तो चलो, आफ्टर दिस वी विल गो ऑन टू सम अदर सेक्शन। ओके।